दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों हम लोग स्वर पर चर्चा कर रहे थे और स्वर का अगला पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो हम लोग स्वरों के 4 प्रकार से विभाजन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्वरों का 5वां विभाजन देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण का, कि तालु के स्थिति के आधार पर या अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। 1 नंबर पर हम लिखते हैं समृद्ध, 2 नंबर पर 3 नंबर और 4 नंबर। तो इस पर लिखते हैं विवृत, विवृत। इसको बोलेंगे अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। और इसको लिख लेते हैं अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। तो इस तरह से तालु की स्थिति के आधार पर या अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के टोटल 4 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि 4 भेद में समृद्ध का मतलब क्या होता है। तो समृद्ध का मतलब होता है खुला। समृद्ध का मतलब क्या होता है? खुला। और विवृत, समृद्ध का मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है बंद। और विवृत का मतलब क्या होता है? खुला। अब यहीं से हम परिभाषा बताएंगे, समझने का प्रयास करिए। वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख जो है बंद सा रहता है, यानी बहुत कम खुलता है, उसे हम क्या कहेंगे? समृद्ध। और वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख ज़्यादा खुलता है, उसे हम क्या कहेंगे? विवृत। अब आप देखिएगा कि जो 11 स्वर हैं उनमें आप बोलिएगा, 11 स्वरों में बोलिए। देखिए अ आ, ई उ री, ए ऐ, ओ औ। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मुख आ को बोलने में खुल रहा है। तो विवृत का मतलब होता है खुला। तो आ किसके अंतर्गत आ जाएगा? विवृत के अंतर्गत आ जाएगा। और आ का हरस रूप क्या होता है? अ होता है। तो अर्ध विवृत मतलब आधा खुल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अब देखिएगा जिसमें मुख एकदम सा बंद होता है, तो अ आ ई उ री, क्या इसमें मुख ज़्यादा खुल रहा है? नहीं, केवल हम दांत चिया रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दांत चिया रहे हैं ना। तो हम लोग इसको किस में रख देंगे? समृद्ध के अंतर्गत रख देंगे। किस में रख देंगे? समृद्ध। तो समृद्ध में क्या आएगा? ई उ और कौन आ जाएगा? रे। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? समृद्ध के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जो बाकी स्वर बचे हैं उसका भी स्वरों में दीर्घ में बड़ा वाला मतलब, दीर्घ का बड़ा मतलब जैसे ए है और आ है, ये तो दीर्घ है, यह है, दोनों दीर्घ है। लेकिन इसमें जो एक झंडी वाला है और इसमें 2 झंडी वाला है, तो इसका मतलब है बंद और इसका मतलब है खुला। और इसका मतलब बंद है आधा बंद आधा खुला, और इसका मतलब होगा कि आधा खुला आधा बंद। तो हम लोग देखेंगे कि यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? आधा बंद के अंतर्गत, तो ए हो जाएगा। और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसी तरह से ओ और औ को देखेंगे, तो इसका जो दीर्घ रूप होगा यह किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, ए ओ। अब क्या बचा? आगत आ बचा। तो जहाँ ओ होता है उसी में आगत आ होता है। तो इस तरह से इसको हम शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से 11 हो गए। देखिए 3 4 2 6 7 8 9 10 और 11। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तालु के स्थिति के आधार पर या अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे स्वरों का परंपरागत वर्गीकरण। स्वरों का परंपरागत वर्गीकरण। छठवां नंबर पर हम लोग देखेंगे स्वरों का परंपरागत वर्गीकरण। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले स्वरों को लिख लेते हैं। अ आ, ई उ
ऊ। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं ए ऐ ओ औ, और यहाँ लिख देते हैं री। तो हम लोग देखेंगे कि अ और आ का उच्चारण जो है कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? कंठ बोलेंगे। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो इसलिए क्या बोल देंगे? तालु, या इसी बोलेंगे तालव्य स्वर। क्या बोलेंगे? तालव्य, तालव्य, तालव्य स्वर। ऊ और ऊ का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओष्ठ बोल देंगे। और री को हम किस में शामिल करते हैं? मूर्धन्य में शामिल करते हैं। किस में शामिल करते हैं? मूर्धन्य में शामिल करते हैं। मूर्धन्य, ये मूर्धा हो जाएगा, या इसी को हम कह देंगे मूर्धा। क्या कह देंगे? मूर्धा। अब हम लोग देखेंगे, अभी मैंने जब आपको संयुक्त स्वर पढ़ा रहा था तो संयुक्त स्वर में मैंने बताया था कि अ और ई से क्या बनता है? ए बनता है। अब देखो, अ का उच्चारण क्या है? कंठ है, और ई का उच्चारण क्या है? तालु है। तो कंठ और तालु से जब मिला तो इस ए बना, तो इसको हम कंठ तालु है, तो इसे क्या बोल देंगे? कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और यहाँ हम देखेंगे कि आपको मैंने बताया था कि ओ का निर्माण किससे हुआ था? अ और ऊ से मिलकर क्या बना था? ओ बना था। तो अ का उच्चारण कंठ और ऊ का उच्चारण क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। तो ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वरों का परंपरागत वर्गीकरण देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नासिक के आधार पर स्वरों के भेद। लास्ट भेद हम लोग देखेंगे मित्रों 7वां नंबर पर, नासिक, नासिका के आधार पर, नासिक के आधार पर, नासिक या नासिका, नासिका के आधार पर, आधार पर। अब हम लोग देखेंगे तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती। देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो नाक में बोलते हैं, मुख और नाक दोनों में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राम का नाम है तो हम बोल रहे हैं राम, लेकिन वो क्या बोलेंगे? राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राम बोलेंगे। नकिया में, नाक में कुछ उच्चारण कर देते हैं। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। और हिंदी के सभी स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। तो हम लिख देते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती है। वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती है। नीचे नोट करके लिख देते हैं सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं। सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ,
ये क्या है, निर्नुनासिक है। इसका दूसरा भेद हम लोग देखेंगे अनुनासिक, अनुनासिक्य, अनुनासिक या सानुनासिक, सानुनासिक। तो इसको देखेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। जैसे वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है, ली जाती है। जैसे देखेंगे तो जैसे समझिएगा, जैसे अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, इसके बाद री है, ए, ऐ, ओ और अ। ये क्या है, टोटल 11 स्वर हैं। अब देखिएगा इसको हम क्या बना देते हैं, अनुनासिक। तो यहाँ ऐसे चंद्रबिंदु लगा देंगे, यहाँ चंद्रबिंदु लगा देंगे, लेकिन यहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगता है। जिस पर मात्रा ऊपर से आती है वहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं। अनुनासिक बनाने के लिए केवल बिंदी लगाते हैं। यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, बिंदु, क्योंकि मात्रा कहाँ से आ रही है, ऊपर से। तो ये क्या हो गए, अनुनासिक वर्ण हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, जैसे हम हिंदी में पढ़े हैं कि अनुस्वार और विसर्ग, तो ये तो अनुनासिक है और ये अनुनासिक है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये अनुनासिक है क्योंकि चंद्रबिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक है। क्या है, अनुनासिक है। लेकिन यहाँ कैसे हम समझेंगे कि यह अनुनासिक है या अनुस्वार है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए उच्चारण पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम कुछ शब्दों को लेकर के बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। देखिए एक शब्द मैं लेता हूँ, जैसे पंकज, क्या लिया, पंकज। एक शब्द लेता हूँ ईंट, ईंट। अब इन दोनों को आप बोलिए। देखिए यहाँ पर एक बिंदु लगा, यहाँ भी बिंदु है और यहाँ भी बिंदु है। ये दोनों बिंदु अलग अलग है। इसमें एक अनुनासिक है और एक क्या है, अनुस्वार है। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें अनुनासिक कौन है और इसमें अनुस्वार कौन है, क्योंकि हम पहले एक बार पंकज बोलेंगे और एक बार ईंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईंट बोलेंगे। तो पंकज में कंपन कम हो रहा है, नाक से आवाज़ कम आ रही है, लेकिन ईंट में बोल रहे हैं तो ईंट में नाक में कंपन अधिक हो रहा है। तो जहाँ कंपन अधिक होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, अनुनासिक। और जहाँ कंपन कम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। तो इसमें जो बिंदु आया है यह क्या है, अनुस्वार है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊंट, लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऊंट लिखते हैं। देखिए ऊंट, ऊंट। तो ऊंट में ज़्यादा कंपन हो रहा है। और एक यहाँ पर एक और शब्द लिख देता हूँ, जैसे लिखते हैं ईंधन। क्या लिखते हैं, ईंधन। देखो ईंधन नहीं बोलते हैं इसको, इसको हम ईंधन बोलते हैं। तो ईंधन में कंपन क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, अनुस्वार होगा। क्या होगा, अनुस्वार होगा। ये क्या होगा, अनुस्वार। और ये क्या है, इसमें कंपन अधिक आ रहा है, तो इसमें जब कंपन अधिक आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने स्वरों के वर्गीकरण को कंप्लीट किया। अब आगे के पार्ट में हम आप लोगों को व्यंजन पर वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करना। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है और हमें और अच्छे से मजबूती के साथ वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।